अस्पताल के ठंडे और शांत गलियारे में विहान के कदमों की आवाज धीमे धीमे गूंज रही थी। वह पूरे 6 महीने बाद अपने देश वापस लौटा था। लंदन की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में दादी की कमजोरी होती आवाजें उसे अंदर तक हिला देती थी। उनका हर फोन कॉल, हर टूटी हुई सांसें उसे ये एहसास दिलाती थी कि वह चाहे जितना भी दूर हो जाए, दादी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह असल में आने का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन दादी की विनती ने उसे मजबूर कर दिया था। वह बस उनसे मिलने आया था। 2-4 दिन रुककर वह वापस लौट जाने के इरादे में था। हाथ में दवाइयों की लिस्ट और नजरें मोबाइल पर थी कि तभी एक घबराई हुई महिला की आवाज पूरे माहौल को बदल गई थी। वह दर्द से झुक रही थी और डॉक्टर से मदद मांग रही थी। कृपया, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे लग रहा है बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा। किसी को बुला दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा हो। सामने खड़ी नर्स उसे डांटते हुए बोली, हम यहाँ हर मरीज को नहीं देखते। पहले अपने पति को लेकर आओ, फिर बात होगी। यहाँ इस तरह बिना जानकारी के कोई नहीं आता। लड़की रोते हुए बोली, मेरी शादी हुई है, मैं अकेली हूँ, पर गलत नहीं। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। लेकिन नर्स ने उसे अनसुना करके मुंह फेर लिया। लड़की दीवार पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिख रहा था। विहान कुछ पल वहीं रुक गया। उसके भीतर अजीब सी घुटन उठी, फिर जैसे कोई ताकत उसे आगे खींच रही हो। उस लड़की की तरफ बढ़ा। उसकी नजर जैसे ही लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसका पूरा शरीर एक पल को जम गया। उसकी सांस अटक गई। वह चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। वह वही लड़की थी जिसने उससे 7 महीने पहले शादी की थी। एक ऐसी शादी जिसमें उसने उसकी कोई बात नहीं, कोई विनती नहीं सुनी। वह पूरी रात रोती थी, लेकिन उसने बेरहमी से सुबह होते ही उसे उसके मायके के दरवाजे पर छोड़ दिया था। और आज वही लड़की उसकी आंखों के सामने दर्द में डूबी खड़ी थी, अकेली, टूटी हुई और अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए मदद ढूंढती हुई। विहान, जो अपनी कंपनी का मालिक था, अब देख रहा था कि उसका आने वाला बच्चा भीख की शक्ल में खड़ा था। सिया अस्पताल के गलियारे में दर्द से पेट पकड़े तड़प रही थी। उसके चेहरे का पीलापन, आंखों के चारों ओर काले घेरे, झुकती कमर और कांपती आवाज विहान का दिल चीर रहा था। नर्स के ताने खत्म भी नहीं हुए थे कि सिया के शरीर में एक तेज दर्द उठा। उसकी चीख हवा में गूंज उठी और वह दीवार का सहारा लेते हुए नीचे बैठ गई। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। होठ सफेद पड़ गए और आंखों में सिर्फ दर्द था। एक पल के लिए नर्स भी घबरा गई। चाहती तो थी कि बातों में उलझाकर सिया को भगा दे, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत देखकर होश उड़ गए। विहान जैसे किसी गहरे सपने से जागा हो, एकदम होश में आ गया। वह घबराकर उसकी तरफ लपका। चाहे तो वहां से निकल सकता था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर वह पीछे न हट सका। उससे पहले कि वह उसे संभाल पाता, सिया की आंखें बंद हो गई, शरीर ढीला पड़ गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। विहान का दिल जोरों से धड़क उठा। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो हलक से बाहर आ जाए। उसने गर्दन घुमाकर नर्स को घूरा और जोर से बोला, जाओ फौरन किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ, वरना तुम्हारा ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। एक औरत तुम्हारे सामने तड़प रही थी, मदद की भीख मांग रही थी और तुम जायज नाजायज की गंदगी में उलझी रही। ईश्वर की कसम, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा अस्पताल सील करवा दूंगा। विहान की बाहों में झूलती सिया की हालत देखकर नर्स सहम गई। उसके कपड़ों और लहजे में साफ था कि वह मामूली आदमी नहीं है। बिना कुछ कहे वह पलटी और दौड़कर लेडी डॉक्टर को बुलाने चली गई। विहान सिया को मजबूती से संभालते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ लगा दिया। इंतजार करना उसे ठीक नहीं समझा। किसी भी कीमत पर वह उसकी सेहत के साथ समझौता नहीं कर सकता था। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज होते जा रही थी। कभी नजर सिया के बेजान चेहरे पर जाती तो कभी उसके उभरे हुए पेट पर। यह बच्चा मेरा बच्चा, ये एहसास नहीं उसे बेचैन कर रहा था। वार्ड में पहुंचते ही उसने एक खाली बेड पर लिटाया। तभी एक लेडी डॉक्टर तेजी से अंदर आई। साथ में एक नर्स थी। सर प्लीज बाहर जाए, हम इलाज शुरू कर रहे हैं। टेंशन ना ले, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। विहान ने सर हिलाया, आवाज भारी थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इलाज शुरू करें, लेकिन अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ या मेरे बच्चे को खरोच तक आई तो इस पूरे अस्पताल को मैं ताला लगवा दूंगा। डॉक्टर ने एक पल उसे देखा, फिर सिया की हालत समझते हुए बिना वक्त गवाए इलाज शुरू कर दिया। नर्स ने ड्रिप लगाई, ऑक्सीजन मास्क तैयार किया और डॉक्टर ने पेट की जांच शुरू की। विहान बोर्ड के कोने में खड़ा, मुट्ठी में सांस रोके खड़ा था। वह यहाँ अपनी दादी के लिए आया था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि यहाँ आकर वह 6 महीने पीछे चला जाएगा। लंदन में उसने सिया को पूरी तरह भूलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह लड़की अब भी उसकी जिंदगी में जुड़ी होगी और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वह हर पल सिया के कमजोर चेहरे को देख रहा था और यह सोचकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। यह सोचकर कि उसकी हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह वक्त पर उसके साथ नहीं था। उसके भीतर पछतावे की आग जल रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला और बेचैनी से गलियारे में टहलने लगा।
करीब आधे घंटे के बाद दरवाजा खुला और लेडी डॉक्टर बाहर आई। पीछे नर्स सिया के ऊपर कंबल ठीक कर रही थी। विहान तेजी से उनके पास गया। कैसी हैं? अब क्या हुआ था? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बच्चा अभी नहीं आ रहा, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। दवा और खाना समय पर ना मिलने से शरीर काफी कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से मामूली दर्द भी ये सहन नहीं कर पा रही। विहान की आंखों में तड़प उभरी। कोई खतरा तो नहीं? बच्चा और माँ दोनों ठीक है ना? फिलहाल ठीक है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत है। अगर मानसिक दबाव या शारीरिक तकलीफ और बढ़ी तो बच्चा जाया भी जा सकता है और माँ की जान पर भी खतरा आ सकता है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीरता से बोली, आप इनसे क्या रिश्ता रखते हैं? विहान ने नजरें झुकाई और धीरे से कहा कि मैं पति हूँ। एक पल के लिए लहजा लड़खड़ाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। तो प्लीज सर, इनका ख्याल रखें। अभी ये बहुत कमजोर है और माँ बनने जा रही हैं। इनकी हालत ऐसी नहीं है कि तनाव या कोई सदमा बर्दाश्त कर सके, और अगर इन्हें तनाव या सदमा मिला तो याद रखिए, आपकी बीवी और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। विहान खामोश हो गया। दिल में जैसे तूफान मचा हुआ था। अपने ही किए गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर था। वह सिर्फ पति नहीं था, वह उस दर्द का पहला कारण था जिसने सिया को यहाँ तक पहुंचाया था। और अब शायद यही वक्त था जब उसे सब कुछ संभालना था। अपनी पत्नी और बच्चे को। लेडी डॉक्टर चली गई, जबकि वह खामोशी से बाहर बैठ गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 घंटे गुजर चुके थे। खामोशी, सफेद रोशनी और इमरजेंसी वार्ड की ठंडक के बीच विहान के कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सिया को शिफ्ट किया गया था। दिल किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या नहीं, सामना कैसे करे, अपनी सफाई कैसे देगा। कई सवाल उसके दिल में थे, मगर अंदर जाना ही था, इसलिए उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ली। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की हवा में एक गहरी थकावट और उदासी और खामोशी छाई हुई थी। बिस्तर वह बिल्कुल बेजान सी हालत में लेटी थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर सूखापन और पेट उभरा हुआ था। सांसें हल्की हल्की, जैसे कोई टूटा हुआ पंखा चल रहा हो। विहान धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके करीब आया। नजरें रुक कर उसके चेहरे पर ठहरती जा रही थी। हाथ में अजीब सी थरथराहट थी। फिर भी वह कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाकर उसके पेट पर रख चुका था। ये वही लड़की थी जिसे एक रात का शौक समझकर उसने इस्तेमाल किया था और फिर अगली सुबह बेरहमी से उसके दरवाजे पर छोड़कर लंदन चला गया था। उसे तो याद भी नहीं था कि जाते हुए वह किस हाल में थी, क्या बोली थी, उसका चेहरा भी भूल चुका था। मगर आज वही चेहरा उसके वजूद को झकझोर गया था, और ऐसा झकझोरा था कि वह कठोर दिल आदमी आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। हाथों की आहट से सिया ने धीरे से आंखें खोली। रोशनी की चुभन से पलकें झपकी, फिर सामने खड़े आदमी को देखकर एक पल के लिए नजरें थम गई। पहले उसे वहम लगा, शायद बुखार या दर्द की शिद्दत से कोई भ्रम हो। आंखें उसने फिर से बंद कर ली, मगर अब भी वह स्पर्श अपने पेट पर महसूस हुआ तो वह चौंक गई। घबरा कर आंखें खोली और उठने की कोशिश की। वह हैरान थी, ये कैसे हो सकता है। इस सवाल ने उसे बुरी तरह छोड़ दिया था। विहान फौरन उसे सहारा देते हुए बोला, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने को कहा है, इसलिए अब बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया की आंखों में हैरानी से फैल गई। वह कोई सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि हकीकत था। अब वह कुछ पल तक बस उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि सामने वही आदमी है जिसने उसकी जिंदगी को उजाड़ दिया था। आप हकीकत में मेरे सामने हैं। उसका लहजा लड़खड़ा रहा था, या फिर वो कोई सपना था। आंखों में नमी झलकने लगी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। विहान ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं ही हूँ विहान शुक्ला। वह खामोश रही, बस सांसें तेज होने लगी। ऐसा लगता था जैसे अभी दिल बंद हो जाएगा। विहान की आवाज अब थोड़ी कड़वी हो चुकी थी। ये क्या हाल बनाया है तुमने? अगर प्रेग्नेंट थी तो कम से कम अपनी देखभाल तो कर सकती थी। अगर मुझसे नफरत थी तो अपने आप से नफरत क्यों? ये क्या हालत कर रखी है तुमने? तुम्हें मालूम भी है, तुम्हारी इन लापरवाहियों से तुम खुद भी खत्म हो सकती थी, और बच्चा भी। सिया की आंखें एक पल को भर आई। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज हलक में अटक गई। वह बस उसे देखती रही। विहान ने एक पल के लिए उसे नजरें चुराई, जैसे अपने ही शब्दों से शर्मिंदा हो। वह जानता था कि सिया की यह हालत सिर्फ उसकी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि उसके छोड़े हुए टूटे सपनों का भी नतीजा है। मगर अब चाहे या ना चाहे, इन घाव का मरहम बनना होगा, क्योंकि यह सिर्फ सिया का पति नहीं, अपने बच्चे का बाप भी था। विहान के चेहरे पर उलझन थी और कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि सिया ने धीरे से आंखें खोलकर खुद बात शुरू कर दी। यह सब आपकी मेहरबानी है। उसकी आवाज भारी थी, जख्मों से बोझित। आप ही तो थे जो मुझे इस हालत में छोड़कर गए थे। आज 6 महीने बाद मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। कहाँ चले गए थे आप? क्या कभी पलटकर सोचा भी कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं? यही वजह थी कि तुमने मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे। यही वजह थी कि मुझे घर से भगाया था ताकि रुस्वा करके छोड़ दो। मैं बार बार कहती रही कि मैं भागना नहीं चाहती। मुझे मत भगाओ, मेरे माँ बाप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मगर तुमने एक बार भी मेरी बात ना सुनी। हर बार मुझे ब्लैकमेल किया
और जब मैंने मजबूरी में वह कदम उठाया तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। यही थी तुम्हारी मोहब्बत विहान। विहान कुछ बोलने ही वाला था कि सिया के लहजे में और कड़वाहट आ गई। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि भागी हुई लड़कियों को कभी स्वीकार नहीं किया जाता? सब जानते हुए भी तुमने मुझे उसी दरवाजे पर छोड़ दिया और अब पूछते हो कि मैंने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या मौका दिया था तुमने मुझे चैन से जीने का? विहान का स्वर तेज हो गया। मतलब इन 6 महीनों में तुम कहाँ रह रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें वापस नहीं अपनाया? सिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जिस दिन तुम मुझे दरवाजे पर छोड़कर गए थे उसी दिन बाबा ने दरवाजा खोला, थप्पड़ मारे, गालियां दी और मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे घर भी गई थी, गेट पर खड़ी होकर मिन्नतें की, सिक्योरिटी से तुम्हारा नंबर मांगा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया, जैसे ही मैं कोई भिखारिन हूँ। विहान खामोश हो गया, मगर उसके मन में शक की एक टीस उठी। सिया ने आगे कहा, इन 5 महीनों में मैंने एक छोटे होटल में वेटर का काम किया, बस इतना कमाया कि पेट भर सके। इलाज करवाने तक पैसे नहीं थे। डॉक्टर के लिए, दवा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। तुम नहीं समझ सकते मैंने कितनी मुश्किलें देखी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद विहान ने ठंडे स्वर में पूछा, ये बच्चा मेरा ही है ना? सिया ने उसे घूरा, जैसे सदमे में हो। विहान, तुम इतने घटिया इंसान हो यह मैं सुहागरात को जान गई थी, मगर अब ये सवाल पूछकर तुमने साबित कर दिया कि तुम शर्म से कितने खाली हो। ईश्वर के लिए अब कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। मैं इस दुनिया से चली जाऊं लेकिन तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकती। उसने गुस्से और बेबसी में अपनी ड्रिप खींचने की कोशिश की। विहान ने कड़वाहट से कहा, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रिप खत्म हो जाए तो चली जाना। मुझे भी अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ना जाने किसका बच्चा मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही हो। अच्छा हुआ समय रहते सब साफ हो गया, वरना बेवजह मैं इस गंदगी को अपने सर ले लेता। सिया बिल्कुल सुन्न होगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह इतना जालिम हो सकता है। विहान एक पल के लिए रुका, फिर बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया। कदमों की आहट धीरे धीरे दूर होती चलेगी और सिया की आंखों में बस बेआज आंसू बचे हुए थे। इसका दिल चाहा कि वह चीख कर कह दे, नहीं विहान, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, चाहे तो डीएनए टेस्ट करवा लो। लेकिन उसने होठ भी चुप करवा लिए, क्योंकि जो दर्द उसने अकेले सहा था उसमें अब किसी और का साया बर्दाश्त नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि इस जालिम इंसान का नाम इस बच्चे के साथ जुड़े। उसकी तकलीफ, उसकी तन्हाई और उसकी मां बनने की पीड़ा सिर्फ उसी की थी। वह इस तन्हाई और तकलीफ में भी इस आदमी को शामिल नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप लेटी रही, आंखें छत पर गिर गई और अंदर एक खामोशी फैल गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय रखा है, जो आज हम देख रहे हैं। आराधना मैडम का वार्ड आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। वह सीधे अपने कमरे से दादी के पास आया था, जो काफी देर से आंखें बंद करिए लेटी हुई थी, मगर शायद अब उन्हें होश आने वाला था। दादी ने धीरे से आंखें खोली और धुंधली नजरों से उसे देखा। उनके दिल को ठंडक महसूस हुई। वो उसे देखते हुए हैरत से बोली, आ गया? बड़ी जल्दी ख्याल आया अपनी दादी का। फिर शिकायती नजरे से बोली, तुम्हें अपनी दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं विहान? हालांकि तुम्हें मालूम है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मेरे और भी पोते पोतियां हैं, मगर तुम्हें पता है ना कि मेरी जान तुम में बसती है। मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन इस पोते को अपनी दादी की कोई फिक्र नहीं होती। विहान ने नजरें झुका ली। वह उनके हाथों पर नजर डाल रहा था, जिन पर बुढ़ापे की झुर्रियां थी। वह उन्हें दिलासा देना चाहता था, हमेशा की तरह गले लगाकर उनके तमाम शिकवे मिटाना चाहता था। लेकिन अभी जो उसके साथ हुआ उसने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। दादी बोली, और तुम मुझे छोड़कर लंदन चले गए, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? उनकी आवाज कांप गई थी। विहान ने धीरे से कहा, बस दादी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ नहीं रह सकता था, इसलिए जाना पड़ा। अब देखो, आपके एक फोन पर वापस आ गया हूँ, फिर भी आप इतनी बातें सुना रही हैं। दादी ने माथे पर बल डाले। झूठ मत कहो विहान, एक फोन नहीं, लेकिन फोन कितने किए हैं। मैंने कितनी बार मिन्नत की, रोई, तुमने कोई परवाह नहीं की। अब जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी दादी खत्म होने वाली है, तब लौटे हो। तुम भी अपने बाप की तरफ पत्थर बनते जा रहे हो। एक दिन देखना, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि कोई था तुम्हारे पीछे, पागल, जो तुम्हें टूटकर चाहता था। विहान का दिल दुख से भर गया। उसने उनकी परेशानी को नरमी से चूमा और मोहब्बत से देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है दादी, ये सब आपके दिल का वहम है। आपके बिना विहान भी कुछ नहीं, बस हालात ऐसे थे कि रुक नहीं सकता था। दिल चाहता था रुकूं, मगर दम घुटने लगा, इसलिए चला गया। मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने लंबी सांस ली और नरमी से बोली, अब तुम्हारी शादी करवा दूंगी ताकि कहीं नहीं जा सकोगे। बीवी के पल्लू से बांध दूंगी तुम्हें, फिर तुम्हें किसी और की, मुल्क की चाहत लगेगी ही नहीं, और मेरा पोता मेरी नजरों के सामने रहेगा। विहान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट फीकी थी, जैसे जबरदस्ती चेहरे पर सजा रखी हो। अचानक उसके दिमाग में सिया का रोता हुआ चेहरा आया। वोट की दीवार से सिमटी हुई पीला चेहरा, आंखों में आंसू और बेबसी, जैसे उसकी हर सांस पर सवाल कर रही हो। उसकी मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो गई। दिल में अजीब सी बेचैनी उतरने लगी। उसे लगा जैसे कमरा छोटा पड़ रहा है। कुछ पल दादी के पास बैठा रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। आप थोड़ा आराम कर लीजिए दादी, मैं बाहर से आता हूँ।
उसकी आवाज में उलझन थी। दादी ने धीरे से कहा, हाँ, और पलकें बंद कर ली। विहान ने धीरे धीरे कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, मगर दिमाग में सिया की आवाज गूंज रही थी। आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। विहान शुक्ला उसे मालूम था, वह झूठ नहीं कहती, वह बहुत भोली है, हर बात साफ साफ कहती है। यह बच्चा उसी का था। यह बात उसे अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। उसने शक करके गलती की। वह अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंजते जा रहे थे। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और यह बर्बादी अब उसके सीने में गूंज बन चुकी थी। जब वह कमरे में पहुंचा और सिया का बेड खाली देखा, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। पलकें झपकी, नजरें रूम में दौड़ाई, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आई। ना जाने क्यों उसे लगा उसका दिल रुक गया, सांसें थम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह अभी नहीं मिली तो कुछ बुरा हो जाएगा। विहान फौरन बाहर निकला और कॉरिडोर से गुजरती नर्स से सवाल किया, यहाँ जो लड़की थी सिया, वह कहाँ गई? जल्दी बताओ। नर्स ने एक नज़र विहान पर डाली और अंदाज में पहचान गई कि यह वही जो थोड़ी देर पहले उसके साथ था। वह बेअसर लहजे में बोली, मैडम जा चुकी हैं और जाते वक्त कह गई हैं कि उनके बिल आप चुकाएंगे। आप जरूर बिल पे कर दीजिएगा। विहान ने चौंक कर पूछा, कब गई? ज़्यादा वक्त हो गया है क्या? वह इधर उधर नजर दौड़ाते हुए परेशान लहजे में बोला। नर्स ने जवाब दिया, अभी अभी निकली है, हो सकता है पार्किंग एरिया की तरफ हो। क्यों सर, सब ठीक तो है ना? विहान एक लम्हा गवाए बिना तेजी से पार्किंग की तरफ भागा। जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा। इस वक्त उसे किसी भी तरह सिया को रोकना था, जो भी ठीक हालत में नहीं थी। कदमों की रफ्तार दिल की धड़कनों के साथ उलझ गई थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छीनने वाला हो। वह जानता था उसने उस पर इल्जाम लगाया, उसे बेवफा कहा था, मगर उसकी आंखों की सच्चाई अभी भी उसी के दिल में घूम रही थी। जो शब्द उसने गुस्से में कहे थे, वह उसके सीने पर बोझ बन चुके थे। पार्किंग एरिया में पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर दीवार के सहारे थकी हुई चाल में कदम रखती सिया बाहर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसे वहां देखकर ना जाने क्यों विहान को खुशी हुई, जैसे उसने अपनी कोई कीमती चीज ढूंढ ली हो। वह कीमती भी थी, उसके बच्चे की माँ थी, ऐसे कैसे वो उसे जाने दे सकता था। विहान तेज कदमों से उसकी तरफ गया और उसका बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ किया। सिया घबरा कर रुक गई, आंखें फैल गई, पलकें कांपने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? विहान की आवाज में गुस्सा था। सिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। जख्मी लहजे में बोली, आपको इससे क्या मतलब? आपने तो कह दिया था कि ये बच्चा नाजायज है। आपके साथ में शादी में होते हुए भी मैंने गलत काम किया है, यही कहा था ना आपने? विहान ने ठंडी नजरों में उसकी तरफ देखा। जो पूछा उसका जवाब दो, मेरे सामने हमदर्दी बटोरने की कोशिश मत करो। वह जानबूझकर गुस्से में था ताकि उसे अपने साथ रख सके। सिया ने होठ भींच लिए, फिर थोड़ी देर बाद बोली, हॉस्टल में रह रही हूँ। विहान ने कड़वाहट से कहा, अब वहां नहीं रहोगी, ये मेरा हुक्म है। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो, अभी इसी वक्त दादी के कमरे में चलोगी। वह यहीं एडमिट है और वहां जो मैं कहूँ तुम उसी का हाँ में हाँ कहना। कोई जरूरत नहीं तुम्हें हॉस्टल में रहने की। सिया की आंखों में हैरानी फैल गई। क्यों? आपको क्या पीड़ा है? आपके लिए तो ये गंदगी की गठरी है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं इसकी? मैं अपना बच्चा खुद को संभाल सकती हूँ। विहान एक कदम और करीब हुआ। वैसे तो मुझे अब भी यकीन नहीं कि ये बच्चा मेरा है या नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं तुम्हें इस हाल में दूसरों की नजरों का पर तमाशा बनने के लिए छोड़ नहीं सकता। मेरे होते हुए तुम किसी और की नहीं बन सकती, इसलिए मेरे साथ चलो और अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया ने पीछे हटने की कोशिश की। मैं नहीं जाना चाहती। उसके अंदाज पर विहान का गुस्सा और बढ़ गया। उसे बेइज्जती स्वीकार नहीं थी, लेकिन उसका साथ नहीं। विहान की नजरें गुस्से में भर गई। उसने बस एक नजर डाली और उस एक नजर में उसका सालों का दबदबा और अधिकार साफ झलक रहा था। सिया का दिल कांप गया, खुद ब खुद लाचार हो गई और वह खामोशी से उसके साथ चलने लगी। उसकी आंखें ही तो थी जो हमेशा से डरा देती, और अब भी यही हुआ। इस वक्त दोनों चुप थे, बस कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सिया के वजूद में इंकार की आग सुलग रही थी, मगर विहान की जिद और अधिकार के आगे उसकी कोई बात कम नहीं हुई, और यही चीज उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। दोनों अस्पताल के गलियारों की तरफ बढ़ रहे थे। एक की नजरें आ गई थी तो दूसरे की पीछे रह जाने वाली बेबसी पर। दादी का कमरा साफ सुथरा, ठंडा और शांति से भरा था। विहान ने दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर कदम रखा। सिया उसके साथ ही रूम में दाखिल होते ही विहान ने एक नजर सिया पर डाली और आंखों से खामोश रहने का इशारा किया। वह सिर झुकाकर खामोश हो गई। धीरे धीरे वह दादी के बिस्तर के पास पहुंची। दादी की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी और चेहरे पर हल्की सी रोशनी आ गई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? उन्होंने नरमी मगर शिकायती लहजे में पूछा। फिर उनकी नजर सिया पर पड़ी। और ये लड़की कौन है? विहान ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को कहानी सुनाने के लिए तैयार कर रहा हो। दादी, ये मुझे अभी बाहर मिली थी, काम मांग रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही थी कि प्रेग्नेंट है, पैसे नहीं है, कोई सहारा नहीं, तो मैंने सोचा कि हम इसे अपने घर पर रख लेते हैं। वैसे भी आपकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। दादी ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे देखा जैसे उसकी कमियां ढूंढ रही हो। अगर ये प्रेग्नेंट है तो मेरा काम कैसे करेगी? मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे उठा सके, बैठा सके,
बाथरूम ले जा सके, खाना खिला सके। ये सब कैसे करेगी? विहान ने सिया की तरफ देखा। बताओ, कर लोगी ना? लहजा सख्त था। सिया सहम गई, नजरें झुकी रही। जी मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बिल्कुल आपको मेरे साथ अपनापन महसूस होगा। दादी ने उसे करीब बुलाया, नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। लड़की तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा पति कहाँ है? सिया ने एक नजर विहान पर डाली, फिर सर झुका लिया। मेरा पति मुझे गर्भवती करके छोड़कर चला गया। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। और तुम्हारे घर वाले? सिया ने आवाज धीमी कर ली। मैं अपने घर से भाग गई थी, इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया। कमरे में खामोशी छा गई। आपसे विनती है, मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे रहने के लिए छत चाहिए, मैं आपका हर काम कर लूंगी। दादी ने कुछ पल उसे खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोली, चलो ठीक है, रख लेती हूँ तुम्हें, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये दिन बहुत कीमती होते हैं। सिया खामोशी से एक तरफ हो गई, नजरें जमीन पर थी। दिल में आभार एक दर्द भरा सांस छूट गया। रात का वक्त था। कोठी के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर अंदर का माहौल शांत और बोझिल था। दादी को शाम तक छुट्टी मिल चुकी थी और अब वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। सिया को नौकरों के हिस्से में एक छोटे से कमरे में रखा गया। शांत, छोटा मगर साफ सुथरा। उसमें एक बिस्तर और एक पुराना पंखा और जंग लगी जाली वाली खिड़की थी। विहान अपने कमरे था, मगर बेचैनी से टहल रहा था। दिल में अजीब सी कश्मकश थी। बार बार दिमाग सिया का चेहरा उसे याद कर रहा था। थकी हुई और बेहाल हालत, और अब वह बच्चा, उसका बच्चा। उसने खुद को रोका, मगर फिर कदम खुद ब खुद नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सिया बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, सांसें हल्की और चेहरा पीला, थकावट साफ झलक रही थी। विहान धीरे धीरे उसके पास गया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसकी नजरें उसके उभरते हुए पेट पर ठहर गई। अचानक सिया चौंकी, आंखें खोली और घबरा कर पीछे हटी। आप यहाँ? उसकी आवाज में डर था। विहान ने उसकी आंखों में देखा। बस देखने आया था। तुम ठीक हो ना? कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं? विहान कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से पूछ बैठा, वैसे सच बताओ, ये बच्चा मेरा ही है ना? सिया की आंखें नमी से भर आई। उसने नजर झुका ली और कड़वाहट भरे लहजे में बोली, इतने घटिया शब्द मत बोलिए। वक्त आने पर आप बहुत पछताएंगे। आप जानते हैं कि मैं कैसी थी। मैंने सिर्फ आपको चाहा था, लेकिन आपने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। शायद वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन जैसी खड़ी हुई उसके होठों से दर्द भरी एक कराह निकली और वह घुटनों के बल बैठ गई। विहान फौरन आगे बढ़ा। क्या हुआ? उसके पैर सूज चुके थे और वह चुपचाप दर्द सह रही थी। विहान ने गंभीरता से उसके पांव देखे और बोला, तो तुम अपना ख्याल नहीं रखती, मालिश वगैरह नहीं करती? सिया ने हल्की सी हंसी के साथ अपने दुख को छुपाते हुए कहा, जिसका अंत होना हो वह क्या अपना ख्याल रखेगा? विहान का दिल कुछ पलों के लिए भारी हो गया। वह गुस्से भरे लहजे में बोला, खबरदार, जो यहाँ से हिली यहीं बैठो। वह खुद फौरन बाहर निकला, कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद हाथ में तेल की शीशी लिए वापस आ गया। सिया उसे खामोशी से देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की हैरानी साफ झलक रही थी। विहान उसके कदमों के पास बैठ गया, शीशी खोली और उसके सूजे हुए पैरों की मालिश करने लगा। सिया ने हैरानी से उसे देखा। विहान मेहरा, जिसके आगे दुनिया झुकती, जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, आज अपनी बीवी के पैरों में बैठा उनके दर्द का महरम बना रहा था। कमरे में सन्नाटा था, बस तेल की खुशबू और विहान की सांसों की आवाज बाकी थी। सिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वहां पहली बार शर्मिंदगी और शायद मोहब्बत के कुछ रंग उभरने लगे थे, मगर उसने चेहरा घुमा लिया। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। एक हफ्ते बाद कमरे में हल्की और धीमी रोशनी फैली हुई थी। दादी अपने नरम ऊंचे बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कई महीनों बाद सुकून की नींद आई हो। कमरे में पूरी खामोशी थी, बस पंखे की लगातार आवाज चल रही थी। विहान ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर आया। उसके कदम इतने धीमे थे कि दादी की नींद भी खलक ना पड़े। उसकी नजरें उस पर पड़ी जो बिस्तर के पास फर्श पर बैठी धीरे धीरे दादी के पैर दबा रही थी। वह बहुत व्यस्त दिख रही थी, लेकिन चेहरे की थकान और सुस्ती साफ बता रही थी कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा। विहान धीरे से पास आया और पूछा, कुछ खाया तुमने? आज से पहले उसने कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की। सिया ने एक पल के लिए सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी और थकान और बेजारी थी। वह धीमे स्वर में बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही वह सोई है, हम बाद में बात करेंगे। विहान ने आंखें सिकोड़कर कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कुछ खाया है तुमने? दवा ली? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की नाराजगी से बोली, आपको क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? आपने ही तो कहा था कि ये बच्चा आपका नहीं, तो फिर ये सब सवाल क्यों? विहान गंभीरता से बोला, जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे दो। सिया ने धीरे से कहा और नजरें नीचे करती हुई बोली, मैं सुबह से दादी के कमरे में हूँ, अभी तक कुछ नहीं खाया। वह जानती थी ये इंसान बिना जवाब सुने मानने वाला नहीं। विहान ने कड़वाहट से सांस छोड़ी, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। तुम डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिस्की है, तुम कमजोर हो। अगर खाने पीने का ख्याल नहीं रखा तो ना जाने बच्चा बचेगा न। तुम क्या चाहती हो? सिया के लिए यह दिन किसी और दिन से अलग था। विहान ने गुस्से में कहा, बच्चा पैदा होने से पहले ही चल बसे या तुम खुद किसी दिन गिर पड़ो।
अगर तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आखिरी बार कह रहा हूँ। उसके लहजे में सख्ती थी, लेकिन भीतर एक बेचैनी सी फिक्र भी साफ महसूस हो रही थी। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे वह आदमी उसे समझ से बाहर लग रहा हो। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसकी जुबान बंद रह गई थी। विहान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। करीब 5 मिनट बाद वह हाथ में खाने की ट्रे लेकर लौटा था। सिया अभी भी दादी के पांव दबा रही थी, जैसे अपना दर्द भूल कर उनकी सेवा में लगी हो। विहान ने आगे बढ़कर नरमी से उसकी बाजू थामा। अच्छा, खड़ी हो जाओ और यहाँ आओ, सोफे पर बैठो। सिया घबरा गई, जल्दी से उठी और सोफे की तरफ बढ़ी। विहान ने ट्रे मेज पर रखी और खुद उसके सामने बैठकर निवाले बनाने लगा। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मैं खुद। विहान ने एक नज़र उस पर डाली और हल्के गुस्से में बोला, चुपचाप मुंह खोलो। ज्यादा बोली तो यहीं सजा दूंगा। वह चुप हो गई और धीरे से मुंह खोला। पहला निवाला उसने उसके हाथों में खाया। वक्त बीतता गया। विहान अपने हाथों से उसे खिलाता रहा। सिया बार बार नजर झुकाती रही, मगर कभी कभार चोरी चोरी उसका चेहरा भी देख लेती। उसकी हाथों की हरकत, माथे पर हल्की सी शिकन, सब कुछ अलग था। लेकिन अच्छा लग रहा था तो 2 बार उसने मना किया। बस करो, बहुत हो गया। विहान ने उसकी बात काट दी। जब तक ये प्लेट का खाना खत्म नहीं होता तुम नहीं उठोगी। वह खामोशी से खाती रही। कमरे की रोशनी, वह माहौल, उसका स्पर्श, वह पल, सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसे पहली बार लगा कि विहान का रवैया बदल रहा है। वही विहान को पहली बार अपनी बीवी की कमजोरी ने भीतर तक झकझोर दिया था। समय बीता। रसोई में हल्की सी धीमी रोशनी थी। 1 महीने बाद सिया चुपचाप काम में व्यस्त थी। चूल्हे पर हल्की सी आंच पर सूप बन रहा था। उसके चेहरे की रंगत अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि प्रेगनेंसी का निखार साफ दिखने लगा। उसने सूप को प्याले में निकालकर ट्रे में रखा। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में अनजानी उलझन भी थी, जैसे कोई नापसंद इंसान कमरे में आया हो। वैसे एक बात बताओ, तुम विहान की लगती क्या हो? निहारिका का लहजा कड़वा था। सिया के हाथ वहीं रुक गए। उसने नरमी से सिर उठाया। कुछ नहीं, वो मालिक हैं और मैं नौकरानी। निहारिका ने तेज कहा, कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती। इतने महंगे कपड़े, दवाइयाँ, आराम से, ये सब तो पति करता है या कोई आशिक। ये बच्चा किसका है? पति का नाम क्या है? या मेरे सौतेले बेटे का ही गंदा नाम लेकर घूम रही हो? सिया के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभरा। खुद को संभालते उसने कहा, मैडम, मैं यहाँ नौकरानी जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है और स्वाभिमान है। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती, ना ही ऐसे घटिया शब्द कह सकती हैं। निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदतमीज लड़की, मेरे सामने जुबान चला रही हो? अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। उन्होंने हाथ उठाया था कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उनका बाजू थाम लिया। वह चौंक कर पलटी। सामने विहान था, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में सख्ती और लहजे में मजबूती। किस हैसियत से आपने इस पर हाथ उठाने की कोशिश की? उसने एक झटके से उनका हाथ पीछे किया और कदम आगे बढ़ा गया। क्या आपने इसे नौकर रखा है, जो जानवर जैसा बर्ताव कर रही हैं? निहारिका संभालते हुए बोली, मैं तो बस पूछ रही थी कि इस बच्चे का बाप कौन है। यह लड़की खुद ही बदतमीज है और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। बताऊं तुम्हारे बाप को जाकर? विहान और पास आकर कठोर लहजे में बोला, हाँ बताइए, बताइए कि उनका बेटा बाप बनने वाला है और आप दादी बनने वाली हैं। अब यहाँ से जाइए। निहारिका मैडम के चेहरे पर हैरानी और सदमा एक साथ उतर आया। क्या मतलब है? यानी ये लड़की तुम्हारी? विहान ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और नरमी के साथ, लेकिन साफ आवाज में कहा, ये मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बस सुन लिया ना आप, अब आप जाएं। निहारिका मैडम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में अब भी अविश्वास था। उधर विहान सिया का हाथ थामे उसे धीरे से रसोई से बाहर ले गया। सिया खामोश थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि वही विहान जो कुछ दिन पहले उसे अपना मानने को तैयार नहीं था, आज सबके सामने उसका नाम ले रहा था और ये बता रहा था कि वह इज्जतदार लड़की है। निहारिका मैडम वही ठिठक कर खड़ी रहेगी, खाली निगाहों से दरवाजे को देखती हुई, जहां से दोनों बाहर गए थे। विहान सिया को लेकर नौकरों के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर दाखिल हुए। सिया ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में बोली, ये आपने क्या कर दिया? सबके सामने मुझे अपनी पत्नी कह दिया। आपको पता है निहारिका आंटी कैसी हैं? अब तो वो पूरे घर में बता देंगी। विहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा है, तुम्हारे बच्चे को अपना माना है। सिया एक पल को चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, खुशी है, लेकिन आपने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। ये घर, ये लोग, आपके बाबा, वो क्या कहेंगे? विहान थके कदमों से बिस्तर की ओर बढ़ा और बैठते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं करना। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ। सिया उसके पास बैठ गई। विहान, क्या हुआ? मुझे सच बताइए, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मेरी टेंशन और बढ़ रही है। विहान उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर नरमी से देखा। चुप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी सेहत पर असर होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। कुछ पल बाद वह बोला, तुम्हें पता है, मैंने पहले ही सोच लिया था, जब समय आएगा तो सबको बता दूंगा। अगर मैं सच पहले बताता तो हालात बिगड़ जाते। निहारिका आंटी तो वैसे भी हर बात में टांग अड़ाती हैं, इसलिए मैंने आज उनके सामने साफ कर दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। वह थोड़ी दूर रुका, फिर बोला, ईश्वर का आभार है कि मेरा अपना बिजनेस है, फ्लैट है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे, शांति से।
सिया ने झिझकते हुए कहा। लेकिन आपके बाबा, आप जानते हैं वो कैसे हैं? विहान का चेहरा सख्त हो गया। मेरे बाबा, वो कभी मेरे किसी मामले में शामिल हुए हैं? मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना उनके फैसलों को माना है। तुम्हें पता है मैं इस बच्चे को लेकर इतना भावुक क्यों हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान भी वह कमी महसूस करे जो मैंने की थी। मैं चाहता हूँ कि उसे वह प्यार और खुशी मिले जो मुझे कभी अपनी माँ से नहीं मिली, जो बाप ने कभी नहीं दी। सिया की नजरें झुक गई। वह चुपचाप उसके जज्बात सुन रही थी। मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें छोड़कर लंदन चला गया। तुम्हारी हालत, तुम्हारी तन्हाई, कुछ भी महसूस नहीं किया मैंने। मेरे लिए तो ये सब एक खेल था। मजाक, शादी भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर की थी, वरना इरादा सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देने का था। सिया की आंखों में नमी आ गई। दिल धक धक कर रहा था। विहान के कदम दरवाजे की ओर बढ़े, फिर रुके। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर चाहे तो इंसान को भटकने नहीं देता। शायद ईश्वर ने मुझे तुम्हारे जरिए सुधारने का इरादा किया। वह दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहकर वह बाहर चला गया। सिया की नजरें उसी पर जमी रही, खामोश, उलझी हुई और कहीं ना कहीं टूटी हुई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रात के सन्नाटे में वह धीरे धीरे कदमों से दादी के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। दादी जाग रही थी। उनके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में शांति थी। विहान मुस्कुराकर उनके पास आकर बैठ गया तो उन्होंने भी खुशी से उसका हाथ थाम लिया। मैं पहले से जानती थी कि विहान, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे पोते का है। उनकी आवाज में प्यार और भरोसा था। विहान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। कुछ कहने वाला था कि वह बोलती चली गई। जिस तरह तू उस लड़की का हाथ थाम कर मेरे कमरे में लेकर आया, जिस तरह उसके लिए बेचैन हुआ और जिस अंदाज में तुम उसका ख्याल रख रहे थे। बेटा, दादी समझ लेती हैं। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि वह लड़की तुम्हारी बीवी है और यह बच्चा तुम्हारा अपना है। विहान की नजरें झुक गई। आवाज धीमी और भारी थी। दादी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे पता था कि उसके घर वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझ नहीं आता कि आपने इस पाप को कैसे धोया। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने जो किया बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी और उसी की भरपाई की। तुमने इस लड़की का साथ दिया, उसकी रक्षा की, उसे सच्चा साबित किया। बेटा, यही काफी है। ईश्वर माफ करने वाला है और मुझे यकीन है कि वह लड़की भी तुम्हें माफ कर देगी। अब बस प्रार्थना करो कि ईश्वर तुम्हें सेहतमंद संतान दे। विहान खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, दादी, मैं रिसेप्शन करना चाहता हूँ, अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि सबको बताऊँ कि मेरी बीवी है और मैं उसे गर्व से अपनाना चाहता हूँ। दादी की आंखें खुशी से भर आई। शाबाश बेटे, यही वक्त है कुछ ठीक करने का। विहान कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन दादी, बाबा वो कभी नहीं मानेंगे, वो कभी सिया को स्वीकार नहीं करेंगे। दादी ने गहरी सांस ली। बेटा, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, वक्त लगता है, मगर सच में आखिर में जीत होती है। अगर तुम सच्चे दिल से नियत करोगे तो ईश्वर सबके लिए दिन बदलेगा। बस तुम अपनी बीवी के साथ खड़े रहो। विहान ने उनकी तरफ देखा। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता दादी, बस ये कोठी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहता हूँ। अगर यहाँ रहा तो उसे सिर्फ नफरत और तंग नजर ही मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वह जब सब झेले जो मैंने झेला है। दादी ने हामी भरी। जा बेटा, अगर यही बेहतर है तो जा, ले जा, लेकिन मन में कोई दुख या शिकायत मत रखना। सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दे। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक बाकी रह गई। एक फैसला, एक बदलता वक्त और एक नया सफर शुरू होने वाला था। 1 महीने बाद अस्पताल के बाहर रात के साए गहरे हो चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, मगर विहान के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वह गलियारी की सफ़ेद दीवार से टेक लगाए बेजान सा खड़ा था। आंखों में नमी, चेहरे पर बेचैनी। अंदर ऑपरेशन थिएटर में सिया की डिलीवरी जारी थी। वह लड़की जिसने 3 महीने उसके साथ सिर्फ तकलीफें उठाई थी, अब उसकी औलाद को जन्म देने जा रही थी। विहान की नज़रें ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर जमी थी। दादी के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही है, उसे अपनी मोहब्बत से भर देना। अगर वह बच्चा ना पाई तो तुम खुद कभी को माफ़ नहीं कर पाओगे। उसके कदम थरथरा रहे थे और वह दिल ही दिल प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, बस मेरा बच्चा सही सलामत हो और सिया मेरी पत्नी, मेरी मुजरिम नहीं, मेरी सांस है, उसे अपनी सुरक्षा में रखना। कुछ देर बाद अचानक दरवाज़ा खुला। एक नर्स बाहर निकली और उसके पीछे लेडी डॉक्टर के हाथों में लिपटा हुआ एक छोटा सा वधू। जैसे ही वह नन्हा रोया, विहान का दिल कांप उठा। डॉक्टर ने मुस्कुराते बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाया। मुबारक हो बेटा। विहान ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही बच्चा उसकी बाहों में आया, उसने पलकें मूंदकर दिल की गहराइयों से ईश्वर का आभार किया। कुछ पल वह उसे देखता रहा, मासूम सा चेहरा, उसका बेटा, उसका वारिस। फिर अपने आप पर काबू न रखते उसने बच्चे को गले से लगा लिया और रो पड़ा, धन्यवाद ईश्वर। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। सिया ठीक है, थोड़ी देर बाद मिल सकते हो। जब मुलाकात की इजाजत मिली, विहान दरवाजे की तरफ कमरे में बढ़ा। सिया बेहाल से लेटी थी, चेहरा थका, मगर आंखों में वही मासूम चमक थी विहान ने पहली बार देखी थी। वो उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और उसके माथे को टिकाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सिया, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर हालात ने मुझे मजबूर किया था। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें अपने बेटे को एक नई जिंदगी,
एक खूबसूरत ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सिया ने हल्की मुस्कान दी। विहान, कौन माँ अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह करती है? मैंने तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब तुमने मेरे पैरों पर तेल लगाया था। जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा था, मैं उसी पल पिघल गई थी। बस जुबान से नहीं कह पाई। तुम मेरे बच्चे के बाप हो और मेरी ज़िंदगी के सबसे खास इंसान हो। विहान की आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल चुप्पी में भी कुछ छुपा था। बीते गमों का बोझ हल्का हो रहा था और उनके बीच की दूरी हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।